अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर 7 एक्सरसाइजेज एनसीईआरटी बुक का है। लेकिन इसके पहले मेरा सुझाव है कि मेरा बेसिक्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फेजर इन फेजर डायग्राम, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, इंडक्टेंस ओनली, कैपेसिटेंस ओनली, एलआर सर्किट, एसी सीआर सर्किट, एसी एलसीआर सर्किट, पावर इन एसी सर्किट, वाटलेस करंट, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस एंड क्वालिटी फैक्टर पर मेरा ऑलरेडी डिटेल लेक्चर है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप उसे देख लें ताकि इस लेक्चर के हर पार्ट को समझने में आसानी होगी। अब हम अपने टॉपिक पर आ रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर 7 एक्सरसाइजेज एनसीईआरटी बुक का जो एक्सरसाइज चैप्टर 7 का जो है सभी प्रॉब्लम को मैंने 1 बाय 1 करके सॉल्व किया है और आपको एक एक करके हम समझाते जा रहे हैं। अभी हम 7.1 को डिस्कस कर रहे हैं। ए 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर फुल साइकिल। इसमें जो है इस क्वेश्चन के लिए पहले हम इस डायग्राम को क्लियर करें, तब फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको और मजा आएगा। यहाँ देखा जाए 100 ओम का एक रजिस्टर है और इसमें जो है आरएमएस वोल्टेज जो इसका है यानी सप्लाइंग वोल्टेज 220 वोल्ट है। 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी जो है इसमें जो है तो दिया गया है, ये क्वेश्चन में दिया गया। ये 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। 100 ओम रजिस्टर को जो है 220 वोल्ट एसी सप्लाई और 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी से जोड़ दिया गया है। इसका सप्लाई की फ्रिक्वेंसी इतनी है। अब ए में मांगा जा रहा है व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर फुल साइकिल। तो व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, पहले हम आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालते हैं। आप ओम्स लॉ से जानते हैं कि करंट डीसी सर्किट में वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस को हम करंट कहते हैं। तो यहाँ आरएमएस करंट निकालना है तो आरएमएस वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो आरएमएस वोल्टेज हमको दिया हुआ है 220 वोल्ट, ये दी दिया। रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है सो हमको सर्किट में 100 ओम दिया है तो 100 से डिवाइड किया तो 2.20 एम्पियर यानी आरएमएस करंट की वैल्यू निकल गई। तो ये हुआ कि व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बी में व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर फुल साइकिल। यहाँ लिखा है सिंस द सर्किट इज ए प्योरली रेजिस्टिव hence the net power consumed over a full cycle or power average equal to ERMS into RMS। यानी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में ये जो है मेरा एक पावर इन एसी सर्किट पर बहुत अच्छा सा मैंने लेक्चर है, उसको हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया है, इसको प्रूव भी किया है कि पावर एवरेज क्या होता है ERMS into IRMS। तो ये क्या हुआ नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर फुल साइकिल क्या होता है रेजिस्टिव सर्किट में ERMS into IRMS के प्रोडक्ट को हम पावर एवरेज कहते हैं। अब यहाँ जो है सो यहाँ हमको ERMS का वैल्यू तो यहाँ दिया हुआ है 220 वोल्ट और IRMS अभी जस्ट निकाला है 2.20। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया और पावर की यूनिट जानते हैं कि वाट होता है, इसलिए यहाँ W लिखा है यानी 484 वाट इसका हुआ। यानी क्वेश्चन ए और बी यानी 7.1 ए और बी को डिस्कस किया। अब 7.2 पर आ रहे हैं। 7.2 में भी ए बी है। 7.2 का ए जो है नेट मैंने पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई जो 300 वोल्ट। व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज यानी पीक वोल्टेज यहाँ दिया हुआ, पीक वोल्टेज माना ई नॉट इक्वल टू 300 वोल्ट और आपको आरएमएस वोल्टेज मांग रहा है। व्हाट इज दी आरएमएस वोल्टेज, तो आरएमएस वोल्टेज का फार्मूला है, इसको भी मैंने प्रूव किया है। ई आर एम एस इक्वल टू ई नोट बाई √2 और ई नोट का वैल्यू दे दिया 300 और √2 इतना 1/√2 इंटू 300 हुआ और 1/√2 का वैल्यू 0.707 होता है। इसका वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया और 300 से मल्टीप्लाई किया तो इसको 212.1 वोल्ट जो है ERMS वोल्टेज हुआ। यानी एक का जवाब आपको माने ए पार्ट का मिला। पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई दिया हुआ यानी ई नोट दिया है तो आरएमएस वोल्टेज निकालना। नेक्स्ट में है द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन एसी सर्किट। यहाँ आरएमएस करंट जो है एसी सर्किट में 10 एम्पियर है तो इसका पीक करंट हमको मांग रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कि IRMS इक्वल टू 10 एम्पियर, ये दिया हुआ क्वेश्चन। IRMS इक्वल टू आई नोट बाई √2। तो आई नोट इक्वल टू क्या होगा IRMS इंटू √2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और IRMS का वैल्यू जो है हमको 10 एम्पियर दिया हुआ तो 10 को इसको √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 का वैल्यू 1.414 तो 14.14 यानी 14.1 एम्पियर आई नोट हुआ। यानी पीक करंट का वैल्यू इतना हुआ। तो क्या था क्वेश्चन में द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन एसी सर्किट इज 10 एम्पियर। व्हाट इज द पीक करंट, तो यह पीक करंट का वैल्यू जो है सो मैंने निकाला। पीक करंट कितना 14.1। अब आइए 7.3 जो है एनसीईआरटी बुक का जो प्रॉब्लम है इसमें है a 44 ohm inductor, a 44 milli Henry inductor is connected to 220 volt 50 hertz AC supply. Determine the RMS value of current in the circuit. देखिए डायग्राम बनाने से ये लैंग्वेज आपको और समझने में मजा आएगा। ये क्या है एक इंडक्टर है और इसका जो है सो वैल्यू कितना 44 मिली हेनरी है। इसको AC सप्लाई से जोड़ दिया गया है। क्वेश्चन में दिया हुआ 220 इंटू 50 हर्ट्ज, यहाँ ERMS 220 लिख दिया, 50 हर्ट्ज है मैंने फ्रिक्वेंसी लिख दिया है यहाँ पर। तो ये क्या है
अब क्वेश्चन को पढ़िए। एक 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, इससे जोड़ दिया गया है। डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, इस सर्किट का जो आरएमएस करंट क्या होगा। आप जानते हैं करंट के लिए तो पहले हमको रिएक्टेंस चाहिए, क्योंकि यह इंडक्टेंस है, तो इंडक्टेंस है तो उसका क्या होगा, रिएक्टेंस जो होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। तो आप ओम्स लॉ से जानते हैं कि करंट निकालने के लिए क्या होता है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, यानी वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो करंट होता है। तो यहाँ रेजिस्टेंस का काम कौन करेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और एल में जानते हैं इंडक्टिव रिएक्ट, पहले तो एल को हम मैंने मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट कर दिया, 44 इंटू 10⁻³ हेनरी। हाँ, अब यहाँ जो है जैसे यहाँ कहते हैं करंट इक्वल टू क्या, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, यहाँ कहेंगे IRMS करंट। हमारा डिमांड क्या है कि कह रहा है डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, सर्किट में आरएमएस करंट निकालना। तो IRMS इक्वल टू ERMS बाय XL, जैसे ई की जगह ERMS दिया और रेजिस्टेंस की जगह XL दिया, यानी रेजिस्टेंस का काम कौन करता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी रिएक्टेंस ड्यू टू इंडक्टेंस जो होता है उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। और एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली पर भी मेरा अलग लेक्चर है, उसको भी देखेंगे, उसमें मैंने ये डिराइव भी किया है। XL इक्वल टू क्या है, तो ओमेगा एल, मैंने इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू ओमेगा एल होता है, ओमेगा फ्रिक्वेंसी है, एल है मतलब ये रिएक्टेंस, तो ओमेगा 2πfl, और यहाँ 2 ये है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ये लीनियर फ्रिक्वेंसी है f, तो 2 इंटू 3.14, f का वैल्यू 50 है और l का वैल्यू आपको दिया हुआ 44 इंटू 10⁻³ हेनरी। इसको सॉल्व किया तो XL इक्वल टू 13.816 यानी 13.82 मतलब ओम हुआ ये XL का वैल्यू। तो हम इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाल लिए हैं, लेकिन मेरा एम है आरएमएस करंट निकालना। तो ERMS तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, XL से डिवाइड कर देंगे तो नेचुरल हमको IRMS निकल जाएगा। तो ERMS बाय XL, ERMS है 220 और XL का वैल्यू 13.82 हुआ। इसको सॉल्व किया तो 15.91 यानी 15.9 एम्पियर जो है सो इसका हमको क्या निकल गया, ये IRMS करंट। अब इस क्वेश्चन के ऊपर और पढ़ते हैं। ये 44 मिली हेनरी inductor is connected to 220 volt and 50 hertz AC supply. Determine the RMS value of the current in the circuit. इस सर्किट में RMS करंट का वैल्यू क्या होगा। तो RMS करंट का वैल्यू जो निकाला ERMS बाय XL और इसका 15.9 हुआ। करंट निकालने के लिए सबसे पहला काम है इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालें, और सप्लाइंग वोल्टेज दिया हुआ है और इसको डिवाइड किया तो हमको करंट का वैल्यू निकला। अब हम आ रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन में। A 60 microfarad capacitor is connected to 110 and 60 Hz AC supply. Determine the RMS value of the current. यहाँ क्या है, आपको इंडक्टिव सर्किट था, यानी इंडक्टेंस के साथ AC सप्लाई जुड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन जो है इसमें 60 माइक्रोफाराड का एक कैपेसिटर है और इसके साथ AC सप्लाई को जोड़ दिया गया है, जिसमें इसका ERMS का वैल्यू 110 वोल्ट है और फ्रिक्वेंसी है 60 हर्ट्ज है और 60 माइक्रोफाराड। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। ये 60 माइक्रोफाराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज AC सप्लाई। डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। जस्ट लाइक उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, सी को है माइक्रोफाराड है तो हम फाराड में कन्वर्ट करेंगे, 16 × 10⁻6 फाराड। और IRMS होगा ERMS में XC। वहाँ क्या किए थे, IRMS को क्या किए थे, XL लिखे थे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और यहाँ जो होगा यह कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, माने IRMS ERMS डिवाइडेड बाय XC, यानी XC जो व्हाट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। AC सर्किट कंटेनिंग इन कैपेसिटर ओनली पर भी मेरा एक लेक्चर है, उसको भी आप देखेंगे, उसमें इस फार्मूला को प्रूव भी किया है। वाई XC इक्वल टू 1/ωc और ओमेगा का वैल्यू 2πf होता है और इसको जो है XC का वैल्यू हो गया 1 और पाई का वैल्यू दिया, F का वैल्यू 60 और ये हो गया C का वैल्यू जो है सो हमको 16 × 10⁻6 है। इसको जो है सो सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जो है सो इसको ग्रेजुअली ऐसे सॉल्व करते जाइएगा तो XC का वैल्यू 44.2 ओम हुआ। और IRMS हमको निकालना है तो ERMS तो हमको मैंने क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 110 वोल्ट और 110 वोल्ट तो ये हो गया और इसमें XC का वैल्यू 44 निकाले हैं, इसको डिवाइड किया तो 2.488 यानी 2.49 एम्पियर RMS करंट की वैल्यू हमें निकल गई। तो हमको इस क्वेश्चन के ऊपर और बोलते हैं, 60 माइक्रोफाराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज AC सप्लाई। डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ द करंट। RMS वैल्यू ऑफ द करंट का वैल्यू क्या हुआ, इसको निकालें। अब क्वेश्चन है 7.5। In exercises 7.3 and 7.4, what is the net power absorbed by each circuit over a complete cycle? Explain your answer. ये थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आपको 7.3 और 7.4 की चर्चा करनी है। 7.3 में जरा गौर किया जाए, ये डायग्राम को देखा जाए। ये जो है मतलब इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टेंस को जो है AC सप्लाई से जोड़ा गया है और इस क्वेश्चन में देखा जाए ये कैपेसिटर को जो है AC सोर्स से जोड़ा गया है। तो इसमें पूछा जा रहा है ये 7.5 में, इन एक्सरसाइजेज 7.3 एंड 7.4 व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब बाय ईच सर्किट ओवर ए कंप्लीट साइकिल। तो इसमें जो है
जरा हम 7.3 और 7.4 के बारे में थोड़ा यहाँ चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ डायग्राम बनाया, ये इंडक्टर है, ये इंडक्टेंस हुआ, और ये जो है सो ये क्या है, एसी सोर्स है। तो एसी सोर्स को इंडक्टेंस से जोड़ते हैं। तो आप जानते हैं एसी सर्किट कंटेनिंग इस एल सर्किट और सी सर्किट पर मेरा अलग लेक्चर है। और ऐसे यहाँ के नॉलेज के लिए सिर्फ इतना याद रखिए, ध्यान रखिए कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस जो होता है वो करंट से लीड करता है। यहाँ लिखेंगे ई एल, एल डिनोट इंडक्टेंस, एल डिनोट वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस लीड्स द करंट बाय एंगल पाई बाय 2। बट इन कैपेसिटिव सर्किट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस जो होता है लैग्स द करंट बाय एंगल पाई बाय 2। इस सर्किट में करंट पाई बाय 2 से लैग करता है, और इस सर्किट में वोल्टेज जो है वो क्या करता है, करंट से लीड करता है, और यहाँ वोल्टेज जो है करंट से लैग कर रहा है। तो इसमें जो है ये जो है यहाँ हम पहले बताए, मेरा क्वेश्चन है क्या कि व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब्ड बाय ईच सर्किट इन कंप्लीट साइकिल। तो पावर इन एसी सर्किट पर भी मेरा एक लेक्चर है, मतलब उसका यहाँ हमने रिजल्ट दिया। यहाँ लिखे वी नो दैट द नेट पावर एब्जॉर्ब्ड बाय ईच सर्किट ओवर कंप्लीट साइकिल, दैट इज एवरेज पावर, इज इक्वल टू ERMS इंटू IRMS इंटू cos phi, वेयर phi द एंगल ऑफ लीड और लैग। माने ये जो E और I के बीच जो एंगल है, E और I के बीच जो एंगल है वही phi है, इस cos phi। तो इसका भी फार्मूला जो है, इस फार्मूला को मैंने डिराइव भी किया है। तो मेरा पावर इन एसी सर्किट को आप जरूर पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये मिलेगा पावर एवरेज इक्वल टू ERMS इंटू IRMS इंटू cos phi, वेयर phi द एंगल ऑफ लीड और लैग। तो इसमें जरा गौर किया जाए, इस सर्किट में देखते हैं एल सर्किट में पाई बाय 2 से लीड कर रहा है, जबकि सी सर्किट में पाई बाय 2 से लैग कर रहा है। तो अगर फाई का वैल्यू हम प्लस पाई बाय 2 देंगे तो cos 90 जीरो, तो पावर एवरेज जीरो हो जाएगा। अगर हम माइनस पाई बाय 2 देंगे cos पाई, तो फिर भी जो जीरो होगा। तो चाहे वो माने एल सर्किट का हो या सी सर्किट का हो, माने नेट पावर जो है यहाँ लिखेंगे एक्सरसाइज 7.3 7.4, व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब्ड बाय ईच सर्किट ओवर कंप्लीट साइकिल। तो कहेंगे माने ये जो नेट पावर जो होगा दोनों माने केसेस में 7.3 और 7.4 वाले क्वेश्चन में नेट पावर जीरो हो जाएगा। जीरो होगा तो क्यों होगा, इस क्यों का भी जो है तो यहाँ मैंने जवाब दिया है। यहाँ लिखा है इन एक्सरसाइज 7.3 वोल्टेज लीड्स द करंट बाय एंगल पाई बाय 2, whereas in exercise 7.4 voltage lags the current pi by 2. Hence the both cases net power absorbed by the circuit over complete cycle is a zero. Why zero? P average equal to ERMS into IRMS into cos plus minus pi by 2, plus cos pi by 2 देंगे प्लस पाई बाय 2 फिर भी जीरो होगा, cos माइनस पाई बाय 2 देंगे फिर भी जीरो होगा। तो ये जो है यहाँ जो दिया है क्वेश्चन में, ये मांगा जा रहा है इन एक्सरसाइज 7.3 and 7.4 व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब्ड बाय ईच सर्किट ओवर कंप्लीट साइकिल। तो कहेंगे माने पावर एब्जॉर्ब्ड बाय ईच सर्किट ओवर कंप्लीट साइकिल इज जीरो। अतः एक्सप्लेन योर आंसर, इस आंसर को एक्सप्लेन कीजिए क्यों। तो क्यों का जवाब देंगे, एक में लीड कर रहा है दूसरे में लैग करता है, ये हुआ। लेकिन एक मजेदार बात और भी है, रेजिस्टिव सर्किट में क्या हुआ, अभी बताया कि ये इंडक्टिव सर्किट में 90 से लीड कर रहा है, इसमें 90 से लैग कर रहा है। तो यहाँ EL लिखे, EC लिखे, एक लिखे ER, माने ये जो है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस लीड्स द करंट पाई बाय 2 एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस लैग्स द करंट पाई बाय 2। लेकिन वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस और करंट दोनों एक ही फेज में होगा। अगर रेजिस्टेंस की बात होती तो उसमें जो है सो पावर क्या होता, वहाँ जो है cos फाई माने cos जीरो हो जाएगा, माने वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज। यहाँ लिख भी दिया है वोल्टेज अक्रॉस करंट एंड रेजिस्टेंस सेम फेज में होगा, तो cos फाई का वैल्यू यानी cos जीरो 1 हो जाता है। तो रेजिस्टिव सर्किट में PERMS इंटू IRMS होता है। हालांकि इस देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए बताया। तो यहाँ जो है इसको हमने एक्सप्लेन किया। अब 7.6 है, ए चार्ज 30 माइक्रोफाराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 27 मिली हेनरी इंडक्टर, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्री ऑसिलेशन ऑफ द सर्किट। यहाँ आपको C का वैल्यू दे दिया है और L का वैल्यू दे दिया है। यहाँ लिखे C इक्वल टू 30 माइक्रोफाराड इन 30 इंटू 10⁻⁶ फाराड और L का वैल्यू 27 इंटू 10⁻³ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्री ऑसिलेशन ऑफ द सर्किट LC सर्किट क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है √1/LC। इसको भी हमने जो है LCR सर्किट में प्रूव भी किया है। अब L का वैल्यू जो है खाली यहाँ तो क्वेश्चन फार्मूला को आप सेट करना है, L का वैल्यू दीजिएगा, C का वैल्यू दिए और दोनों को जो है दे करके सिंप्लीफाई किए, तो इसका रिजल्ट 1.1 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकंड हुआ। तो अब है 7.7, ए सीरीज LCR सर्किट with R इक्वल टू 20 ओम, L इक्वल टू 1.5 ओम हेनरी एंड C इक्वल टू 35 माइक्रोफाराड इज कनेक्टेड टू वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 200 वोल्ट AC सप्लाई। ये इससे जो है ये जोड़ दिया गया है। When the frequency of the supply equals the natural frequency of the circuit, what is the average power transferred to the circuit in one complete cycle?
पहले इसको और अच्छा समझने के लिए पहले हम डायग्राम बनाते हैं, तब इस सेंटेंस को हम पढ़ेंगे तो और आपको और मजा आएगा। यहाँ देखा जाए, इसमें जो है ये सब वैल्यू को आर का, एल का, सी का और सप्लाई को यहाँ हमने डायग्राम में शो कर दिया। आर का वैल्यू 20 ओम, एल का वैल्यू 1.5 हेनरी, सी का वैल्यू 35 माइक्रोफाराड और ERMS वैल्यू 200 वोल्ट AC सप्लाई से इसको जोड़ दिए। अब ये पूछा जा रहा है, इसको जोड़े, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट, यानी ये सप्लाई जो है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है इस सर्किट के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा, तब जो है इसमें जो है तब उस कंडीशन को हम रेजोनेंस कहते हैं। और यहाँ जो है तो लिख दिया R इक्वल टू 20 ओम, एल इतना, ये 35 था तो इसको मैं फाराड में दिया। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझना होगा, इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट जो LCR सर्किट में जो है इसका हमने फार्मूला भी निकाला है, मेरा LCR सर्किट पर भी लेक्चर है, उसमें इस फार्मूला को डिराइव भी किया। यहाँ तो आपको सिर्फ डायरेक्ट लिखना होगा, यानी इम्पीडेंस इक्वल टू क्या था, अंडर रूट R² प्लस XL माइनस XC। XL को जस्ट अभी उस क्वेश्चन में डिस्कस किया, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, XC को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर Z का वैल्यू होता है। तो हमको यहाँ जो है सो एक्चुअली है क्या, जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, तब उस कंडीशन को रेजोनेंस कहते हैं। और रेजोनेंस के कंडीशन में XL XC के बराबर हो जाता है, क्योंकि व्हेन द सोर्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट द रेजोनेंस अकर्स, एंड इन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस XL मस्ट बी XC, XL XC के बराबर हो जाता है। जब XL XC के बराबर होगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इम्पीडेंस का वैल्यू अंडर रूट R² यानी मतलब इम्पीडेंस का वैल्यू रूट R² का रूट क्या होगा, R हो जाएगा, तो Z का वैल्यू R हो जाएगा। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको और मजा आएगा समझने में। ये सीरीज LCR सर्किट इज विथ R इतना वो है, L 1.5 and C 35 माइक्रोफाराड जो कनेक्टेड टू वेरिएबल सोर्स, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 200 वोल्ट AC सप्लाई। When the frequency of the supply equals the natural frequency of the circuit, what is the average power transferred to the circuit in one complete cycle? एवरेज पावर कितना ट्रांसफर होगा, तो सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट चीज़ है इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट लिख दिया। इम्पीडेंस का वैल्यू इतना है, R² इंटू प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। अब लिखते हैं व्हेन द सोर्स, जो क्वेश्चन का लैंग्वेज उसको लिखा, व्हेन द सोर्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट द रेजोनेंस अकर्स, रेजोनेंस उत्पन्न होता है, एंड द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस XL XC के बराबर हो जाता है। जब XL XC के बराबर होगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, तो Z का वैल्यू क्या होगा, यहाँ R हो जाएगा। और Z का वैल्यू जब R हो जाएगा तो पावर एवरेज का फार्मूला आप बताए थे ना, पावर इन AC सर्किट पर मेरा लेक्चर उसको देखेंगे, उसमें प्रूफ किए हैं कि पावर एवरेज ERMS स्क्वायर अपॉन Z, इम्पीडेंस से डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ जो रेजोनेटिंग कंडीशन, रेजोनेंस के कंडीशन में Z का वैल्यू R के बराबर हो जाता है, तो ERMS स्क्वायर अपॉन R, और ERMS का वैल्यू हमें दिया हुआ कितना है 200 और R का वैल्यू है 20, और इसको जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और तब 2000 वाट निकला, जो पावर की यूनिट वाट होती है इसलिए वाट निकला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.8। ये जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फिगर शोज ए सीरीज LCR सर्किट कनेक्टेड टू वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 230 वोल्ट सोर्स, इतना सोर्स से जोड़ा गया है। L का वैल्यू 5 इतना, C का वैल्यू 80 माइक्रोफाराड, R का वैल्यू 40 ओम है। ये जो है मैंने क्वेश्चन में जो है NCERT बुक में देखेंगे, ये जो है फिगर बना हुआ है, ये R L C सबका वैल्यू दे दिया है। इसमें 3 चीज़ डिमांड कर रहा है। डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी व्हिच ड्राइव द सर्किट इन रेजोनेंस, उस सोर्स फ्रीक्वेंसी को निकालना है जो सर्किट को रेजोनेंस कंडीशन में लाता है। तो इसमें जो है, और तो पहले 1 बाय 1 करके जवाब बनाते जाते हैं। इसको क्या किया है हमने, ये जो वैल्यू था सारे वैल्यू को यहाँ हमने सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। R का वैल्यू 40 ओम है, C का वैल्यू 80 माइक्रोफाराड है तो फाराड में बदल दिया, L 5 हेनरी है, ERMS 230 वोल्ट है। इसमें जो है अब फर्स्ट के जवाब बना रहे हैं। When the determine the source frequency will drive the circuit in resonance, कहेंगे when the source frequency is equal to the natural frequency of the circuit, the resonance occurs, the resonance occurs करता है। Hence the resonating angular frequency of the circuit is given by omega R के 1 by root LC। L का वैल्यू हमको दिया हुआ है 80, ये हुआ, और C का वैल्यू है इतना, और इसको सॉल्व किया तो देखते हैं 50 रेडियन पर सेकंड हुआ। तो फर्स्ट का जवाब हुआ। तो क्या था फर्स्ट क्वेश्चन, कि डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी व्हिच ड्राइव द सर्किट इन रेजोनेंस, उस सोर्स फ्रीक्वेंसी निकालना है जो कि सर्किट को रेजोनेंट के कंडीशन में लाता है। तो रेजोनेंट के कंडीशन में क्या होता है कि व्हेन द सोर्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट द रेजोनेंस अकर्स, एंड रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ये फार्मूला हो जाता है ओमेगा R इक्वल टू 1 बाय रूट LC। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते 50 रेडियन पर सेकंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। दूसरा क्वेश्चन है, ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी।
रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर हमको इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट निकालना है एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट निकालना है। तो पहला काम हम यहाँ लिखे हैं, बी का जवाब बनाया है। सबसे पहले इम्पीडेंस जो निकालना है, तो इम्पीडेंस का भी एलसीआर सर्किट में इस फार्मूला को मैंने डिराइव भी किया। यहाँ हम डायरेक्ट लिखे हैं जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। यहाँ देखा जाए एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर है, लेकिन रेजोनेंस के कंडीशन में एक्सएल का वैल्यू क्या होता है, एक्सी के बराबर हो जाता है। ये तो इम्पीडेंस का वैल्यू हुआ। अब क्वेश्चन की भाषा पढ़िए, मैंने इसका बी नंबर का, ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे इम्पीडेंस निकालना है और एम्पलीट्यूड निकालना है। तो पहले इत इम्पीडेंस हम निकाले, इम्पीडेंस का जनरल फार्मूला हुआ, लिखेंगे एट रेजोनेंट एक्सएल इक्वल टू एक्सी। अब एक्सएल एक्सी के बराबर होगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, तो जेड का वैल्यू क्या होगा, आर होगा, और जेड का वैल्यू 40 ओम हुआ। तो इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट जो होगा रेजोनेंस कंडीशन में ये 40 ओम हुआ, ये रेजिस्टेंस के बराबर हुआ। अब एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट का ये फार्मूला आई नोट इक्वल टू ई नोट बाई जेड, इम्पीडेंस के तरह, लेकिन एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट रेजोनेंस बोलेंगे तो जेड का वैल्यू यहाँ आर हो जाएगा, और आर हो जाएगा, और तब हमको ये निकालना है। तो ई आर एम एस हमको चूँकि ई नोट नहीं है, ई आर एम एस है, तो ई आर एम एस को ई नोट बाई रूट टू, ई नोट इक्वल टू ई आर एम एस इंटू रूट टू। अब हम ई नोट का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तब जो है ई आर एम एस 230 दिया हुआ, रूट टू ये हुआ, आर का वैल्यू 40 है, इसको सॉल्व किया तब 5.75 इतना 8.1 एम्पियर हुआ। अब जो है सो इसका हम लोग ना बी का जवाब बनाया। अब सी का जवाब में देखिए, determine the RMS potential drop across the three element of the circuit and show that the potential drop across the LC combination is 0 at resonating frequency। यानी RMS potential drop across the three element of the circuit। सबसे पहले ये देखा जाए क्वेश्चन में, थ्री एलिमेंट क्या क्या है, L है, C है, R है। L के अक्रॉस RMS पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, C के अक्रॉस निकालना है, और R के अक्रॉस निकालना है। तब हम लोग और नेक्स्ट पार्ट का फिर जवाब बनाएंगे। यहाँ देखा सिंस आई आर एम एस इक्वल टू ई आर एम एस बाई आर होता, पहले हम आई आर एम एस निकाल देते हैं। ई आर एम एस का वैल्यू दिया हुआ है 230 और आर का वैल्यू 40 है, तो हम 5.75 पहले हम करंट निकाल दिए, 5.75 करंट को क्या हम लोग को आर एम एस करंट, और हमें डिमांड क्या है, माना आर एम एस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल। तो ये जानते हैं कि करंट को अगर ओम्स लॉ और करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज होता है। तो यहाँ आई आर एम एस करंट को हम इंडक्टेंस के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई आर एम एस इंटू एक्सएल, तो आई आर एम एस एक्सएल का वैल्यू ओमेगा आर एल होता है, ये जानते हैं ओमेगा आर एल, और आई आर एम एस का वैल्यू 5.75 है, ओमेगा आर अभी जस्ट निकाले हैं 50 और एल का वैल्यू 5 है, इसको मल्टीप्लाई किया तो 1437.5 वोल्ट हुआ। अब लिखते हैं आर एम एस पी डी अक्रॉस सी, सी मैंने इसको सेंटर ऐसे देखिए बोलेंगे, आर एम एस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सी, आर एम एस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सी, यहाँ हुआ आर एम एस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल, यानी आई आर एम एस इंटू एक्स, आर एम एस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सी, द आई आर एम एस इंटू एक्सी। एक्सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जैसे यहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू 1/1 बाय ओमेगा आर सी होता है। आई आर एम एस का वैल्यू तो यहाँ 5.75 निकाले, और ओमेगा का वैल्यू 50 अभी निकाले हैं, सी का वैल्यू डाल दिया, तो ई भी 1437.5, यानी दोनों का देखिए वैल्यू भी आर एम एस माने वोल्टेज अक्रॉस आर एम एस वोल्टेज अक्रॉस एल का जितना वैल्यू है, आर एम एस वोल्टेज अक्रॉस सी का भी सेम वैल्यू है। अब निकाल रहे हैं आर एम एस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर, रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी आर एम एस आर, तो आई आर एम एस को हम रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ आई आर एम एस का वैल्यू दिया हुआ है, और इससे किया तो 230 वोल्ट हुआ। माने जितना वोल्ट यहाँ हम सप्लाइंग वोल्टेज जो है, यहाँ देखिए डायग्राम में सप्लाई वोल्ट कितना 230 था, तो जितना वोल्ट है वह मैंने इस पर ड्रॉप हो गया, तो वह 230 वोल्ट निकला। लेकिन इसमें जो है सो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस जितना है उतना ही वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस भी है, लेकिन चूंकि ये जो है सो क्या होता है, ये दोनों अपोजिट रेजोनेंट के कंडीशन में ये दोनों एक दूसरे का अपोज कर देता है, तो इसलिए इसका वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये पोटेंशियल जितना हम देते हैं रेजिस्टेंस पर हमको उतना ही मिलता है। एक और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसी में है, ये क्या नाम है, सी में, शो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एलसी कॉम्बिनेशन इज 0। फर्स्ट पार्ट का जवाब है डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द थ्री एलिमेंट ऑफ so that the potential drop across the LC combination is 0 at resonating frequency। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर हमें प्रूफ करना है कि LC कम्बिनेशन के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 0 होगा। सबसे पहले तो पोटेंशियल ड्रॉप निकाले LC कम्बिनेशन का, तब उसके बाद 0 तो बाद में होगा। यहाँ PD अक्रॉस LC कम्बिनेशन एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर जो है अगर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी नहीं होता तो लिखते IRMS इंटू XL माइनस XC, और क्योंकि करंट को
रिएक्टेंस से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया हमको वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज। लेकिन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जब शब्द लगा दिए तो एक्सएल का वैल्यू एक्सी के बराबर होता है। यहाँ लिखेंगे 0 बिकॉज एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी एक्सएल मस्ट बी एक्सी। अगर एक्सएल एक्सी के बराबर होगा तो मैंने वी आर एम एस अक्रॉस एल सी कम्बिनेशन ये 0, मैंने अक्रॉस एल सी कम्बिनेशन के अक्रॉस क्या होता है 0। ये लास्ट पार्ट जो क्वेश्चन का, इसमें हमको ये प्रूफ करने का रहा है। क्या कह रहा है, प्रूफ करो, कि कह रहा है कि सो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एल सी कम्बिनेशन इज 0 एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो लिख देंगे एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी एक्सएल मस्ट बी एक्सी, सो एक्सएल माइनस एक्सी इज 0 एंड 0 को आरएमएस से मल्टीप्लाई किए तो 0 हो गया। तो वोल्टेज आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस एल सी कम्बिनेशन इज 0 बिकॉज एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी एक्सएल इक्वल टू एक्सी। और इस तरह से सभी क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके सॉल्व किया। आज हम अपने लेक्चर को यहीं क्लोज कर रहे हैं।